यार मैंने अपना पूरा बीटेक बर्बाद कर दिया 3 साल। मुझे नहीं पता क्या करना है, क्या कोडिंग मेरे लिए बनी भी है नहीं बनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ लाइफ में। सही बोल रहा भाई, तेरे तो बनी नहीं है कोडिंग, तू बहुत लेट हो चुका है। जा घर जा सीधा। भाई देख 3 साल तो मस्ती मार दी है, 1 साल मस्त करके और मस्ती मार। सामने चाहिए अपनी कंपनी ज्वाइन कराऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग का। 2 के नीचे 2, 2 के नीचे और 2, ऐसे तितर जोड़ते जाएंगे, करोड़पति बनाऊंगा तुझे। भाई ना तो तेरा सीजीपीए सही है, ना तूने अभी तक कोई प्रोजेक्ट बनाया है। यार प्रोग्रामिंग को छोड़ के थोड़े कोई बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर ले, वो ज्यादा सही रहेगा तुझे, और वहाँ तेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। समझ रही बात? यार कितना कंफ्यूजन हो रहा है, सब उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। अब जो मेरे दोस्त कर गया मैं तो वही करूंगा, फाइनल डिसीजन। लिटरली मेरे ये थॉट्स हुआ करते थे जब तक मैंने अपने प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट नहीं करी थी, क्योंकि ना ही मैंने अपने बीटेक के 3 साल में ना तो मैंने कोडिंग करी थी, ना मेरा सीजीपीए अच्छा था, ना मेरा पढ़ाई में मन लगता था। उसके अलावा मैं हर चीज करता था, मस्ती, घूमना फिरना, मूवी देखना, ये सारी चीजें मैं करा करता था कॉलेज में। और उसके बाद जो झटका लगा मुझे जब मैंने 3rd ईयर पास आउट करा, जब मैं फाइनल ईयर में आया, जब मैंने टीसीएस का एग्जाम दिया और वो मुझसे क्रैक नहीं हुआ, मतलब कि क्रैक तो हो गया था, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, वहां पे एक कोडिंग का क्वेश्चन आता है, वो मुझसे बना नहीं। वहां पे मुझे अपनी औकात पता चली, बहुत ही एक बेसिक सा कोड था, वो भी मुझसे बना नहीं। और इवन उसके बाद भी मैं क्वालिफाई हो गया 2nd राउंड के लिए, जहां पे मुझसे प्रोजेक्ट्स वगैरह पूछे जाते, और मैंने प्रोजेक्ट भी आज तक एक भी नहीं बनाया था। आप सोच रहे हो कि कोई बच्चा जो बीटेक सीएससी में है, उसने अपने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं किसी कॉलेज में, और उसने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। तो हाँ, मैं था। मेरे जैसे हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो इस चीज से गुजर चुके हैं या फिर गुजर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ खराब हो चुकी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमें बहुत बार लगता है, मुझे बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ, 2nd ईयर में हूँ, 3rd ईयर में हूँ, क्या मैं लेट हो चुका हूँ। तो यार अगर आपकी एज 30 से कम है तो भाई अभी आपके पास रिस्क लेने का बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक, रिस्क भी नहीं कहूंगा, अगर आप इस चीज को 1 साल दे देते हैं तो मैं कहूंगा कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग गेम होगा। तो किस तरीके से मैंने अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी को स्टार्ट किया, किस तरीके से मैंने चीजों को सीखा, वो मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। और मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज करी, इस वीडियो का मैं पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूं, वो बहुत ही हिट हुआ था, जिसमें 5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे और आपने बोला था कि भैया थोड़ा डिटेल में बताओ कि आपने कौन कौन सी फ्री रिसोर्सेज यूज करी थी, और कुछ रिसोर्सेज मैंने ऐसी यूज करी थी जो अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं वही रिसोर्सेज आपको बताऊंगा जो मैंने पर्सनली यूज करी थी, और वो रिसोर्सेज भी बताऊंगा जो आप अल्टरनेट की तरह यूज कर सकते हैं, और सारी रिसोर्सेज फ्री होंगी। ओके, तो ये मत सोचो कि यार भैया कोई प्रमोशन करने वाला इस वीडियो में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो दिल से हेल्प करने की कोशिश रहेगी कि आप कुछ सीख के जाएं इस वीडियो से। मेरे बीटेक के 3 साल पूरे हो चुके थे और मैं फाइनल ईयर में आ चुका था। जब आप फाइनल ईयर में आते हैं तब आपको लगता है यार अब कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि अब तक आपने 3 साल मस्ती मारी है, क्योंकि घर वालों को कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, समाज को भी जवाब देना पड़ता है। अगर कोई कहता है यार समाज मैटर नहीं करता, नहीं यार करता है, क्योंकि उठना बैठना वही है हमारा। बाहर नहीं निकल पाएंगे यार घर से, खुद शर्म आती है, मतलब किसी से मतलब नहीं भी हो, मतलब अगर हम जा भी रहे हैं रोड पे, हमें ऐसा लगेगा कि वो इंसान हमारे बारे में भी बात कर रहा है। तो इस तरीके का फियर क्रिएट होता है। तो उसी से मैंने स्टार्ट करा कि यार चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने पढ़ा तो था नहीं, तो मैं टीसीएस का एग्जाम देने गया था। तो आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, इवन मेरा कोड नहीं बना, एप्टीट्यूड की वजह से मेरा 2nd राउंड में हो गया था। लेकिन मैं 2nd राउंड देने ही नहीं गया, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा फियर था रिजेक्शन का कि मैं देने ही नहीं गया, क्योंकि ना तो मैं सिलेक्ट होता, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह पूछे जाते, प्रोजेक्ट्स मैंने 0 बनाए थे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यार उनके पास 0 प्रोजेक्ट हैं, क्या वो लाइफ में आगे कुछ कर पाएंगे। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हो। तो वहां से मैंने डिसाइड किया यार 3 साल तो हो गए, तो अब मैं गेट की तैयारी कर सकता हूं। तो मैंने गेट का मूड बना लिया कि अब मैं गेट ही करूंगा। तो गेट में मैंने सोचा यार मैं पहले डीएसए कर लेता हूं। तो गेट में ऐसा होता है कि पहले डेटा स्ट्रक्चर एक अलग सब्जेक्ट है, एल्गोरिथम में मैंने डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया पढ़ना। तो जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किया, हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मुझे C++ आती थी। C++ मैंने कहां से सीखी? अभी तो आपने बोला भैया कि आपको कुछ भी नहीं आता था। यार C++ आती थी, थोड़ी बहुत आती थी, बेसिक, जैसे फॉर लूप कैसे चलता है, ये रिकर्सर वगैरह कुछ नहीं आता था। फॉर लूप पता था, सीन सी आउट पता था, और टेबल का प्रोग्राम, इतना बेसिक सा प्रोग्राम आता था बनाना, बस इतना ही आता था। लेकिन रिकर्सन, फंक्शन कॉल्स, ये सब चीज क्या होती है ये नहीं आती थी। तो फंक्शन कॉल वगैरह मैंने थोड़ा बहुत सीखा। तो मैंने C++ सीखी थी सौरभ शुक्ला सर से। उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं जो भी रिसोर्सेज आपको बताऊंगा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो C++ मैंने पूरे उनसे कवर किया था। जब मैंने डीएसए शुरू करा, डेटा स्ट्रक्चर, तो मैंने गेट का कोर्स खरीदा हुआ था, तो वो मैंने पढ़ा रविंद्र बाबू रघुला सर से। तो यार हुआ ये, जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले तो एरे पढ़ा, एरे में उतनी दिक्कत नहीं आई। जब मैं पॉइंटर में पहुंचा तो यार पॉइंटर में मेरे दिमाग खुल गए कि यार ये पॉइंटर है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि सिंगल पॉइंटर है, चलो थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, कि थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा था। जब भी हम कोई न्यू टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो पूरी तरीके से वो चीज ना ग्रैस्प नहीं हो पाती, हम पूरी तरीके से हम समझ नहीं सकते उस चीज को। तो वही मेरे साथ हो रहा था कि कंफ्यूज हो जा रहा था। फिर जब वो एक पॉइंटर के बाद डबल पॉइंटर आया तो दिमाग और ज्यादा वो हो गया कि यार अब तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर 3 पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट आया, फिर तो ऐसा लगे भाई ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है। तो मैं वीडियो पे वीडियो देखे जा रहा हूँ और यूट्यूबर्स की, यार इजी है क्या ये कॉन्सेप्ट, बोलना क्या चाहता है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं रिसर्च करता गया, तो धीरे धीरे चीजें आसान बनती गई कि अच्छा ये होता है, इसका मतलब पॉइंटर्स क्यों यूज होता है। तो वो चीजें धीरे धीरे टाइम के साथ मेरी इंप्रूव होती गई। फिर उसके बाद मैंने ट्री पढ़ा, उसके बाद मैंने स्टैक पढ़ा, क्यू पढ़ा, ट्री पढ़ा। तो जब मैं उन चीजों को पढ़ रहा था, तो अगर आप नहीं भी मानोगे, जब मैं प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ रहा था, तो है तो बहुत बेसिक सा, लेकिन उस टाइम में मुझे वो पकड़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब वो कॉन्सेप्ट पकड़ने में। क्योंकि वो कह रहा है कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन वैल्यू नहीं जा रही है, कभी कह रहा है कि जा रही है, तो उनमें वो बहुत कंफ्यूज हो रहा था। तो मैंने क्या करा कि यार थोड़ा रट्टा मान लेता हूँ, ठीक है। तो यही मैंने उस समय करा कि थोड़ा रट दिया। उसके बाद मैंने स्टैक पढ़ा, क्यू पढ़ा, ट्रीज पढ़ा। तो इस तरीके से मैं चीजों को पढ़ता गया। अब क्या हुआ यार, थोड़ा टाइम बाद ना चीजें समझ आने लग गई, क्योंकि इनिशियल में दिक्कत आती है। जब आगे के टॉपिक में पढ़ता रहा तो मुझे चीजें समझ आ रही थी, अच्छा पॉइंटर इसलिए यूज हो रहा था, अच्छा प्री इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है। तो जब भी आप नया टॉपिक पढ़ते हैं, अगर आपको ये क्लियर हो गया कि यार ये चीज मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही कहता हूं, अगर हमको ये क्लियर हो गया कि मैं ये चीज पढ़ क्यों रहा हूं, तो बहुत ही आसान हो जाती थी चीजें समझना। तो वही मेरे साथ हो रहा था। जब मैं हैशिंग पढ़ रहा था तो मैंने सोचा यार हैशिंग का यूज कहां होता होगा, ये हैश कोड क्या होता है, अरे कहां यूज हो रहा है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि आपने एक चीज देखी होगी अपनी लाइफ में कि डेटा लीक बहुत ज्यादा होते हैं। मान लो कि एसबीआई का डेटा लीक हो गया, ओके, एसबीआई की जो आपके क्रेडिट कार्ड है उनका डेटा लीक हो गया, जो आपका नाम है वो लीक हो गया, जो आपका उसमें नंबर है वो भी लीक हो गया, लेकिन जो आपका पासवर्ड है वो लीक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? मतलब अगर हैकर ने सब कुछ लीक कर लिया, सारा डेटा उड़ा दिया, तो पासवर्ड लेके क्यों नहीं गया वो? तो वहां पे ये चीजें यूज होती हैं कि आपके जो पासवर्ड है उसको सीधा स्टोर नहीं किया जाता, उसमें हैशिंग वगैरह यूज होती है, उसमें उसका हैश कोड निकलता है और वो चीजें स्टोर होती हैं। तो इसको अगर आप और डिटेल में पढ़ोगे जाके तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज गेन होगा और आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ रहा हूं। हैशिंग सर्चिंग के लिए भी यूज होती है, तो बहुत ज्यादा यूज केसेस हैं हैश के, ओके, जो हैश फंक्शन है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को पढ़ सकते हो। ऐसे ही मैं आगे बढ़ा, फिर मैं आगे बढ़ते हुए मैं एल्गोरिथम टॉपिक पे गया। वहां पे फिर मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा, यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, इनका मतलब क्या है। फिर मैं आगे जैसे आगे मैं बढ़ता गया, मेरे ग्राफ वगैरह मैं डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुका था। एल्गोरिथम में मुझे दिक्कतें पता कब आई, जब मैं रिकर्सन पढ़ने गया। रिकर्सन यार समझ नहीं आ रहा था मेरे, क्योंकि मैंने एक बार मैं ट्री वगैरह में पढ़ चुका था रिकर्सन, वो मैंने रट लिया था। लेकिन जब मैं यहाँ आया, क्योंकि मैं डीपी में बहुत ट्रबल कर रहा था समझने में डीपी को, तो वहां मैंने रट रखा था। अब मैं डीपी को भी रटने लग गया। मैंने वही कहा, मैं वो रट दिया, क्योंकि गेट का जो एग्जाम होता है वहां आपको कोड लिखाया नहीं जाता, कोड लिखा हुआ होता है और उसमें बोल देंगे कि 1-2 एरर होगी, उसको सही करना है। तो डिकोड मैं कर सकता हूं, लेकिन कोई मुझे कहे कि यार कोड तुम खुद लिख दो, खुद बना दो और उसको इंप्लीमेंट कर दो, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। आप में से बहुत सारों के साथ ऐसा होता होगा, कोड डिबग मैं कर लूंगा लेकिन इस कोड को मैं खुद से नहीं लिख सकता। तो इस तरीके से मैंने डीपी भी खत्म करी और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए। तो उसके बाद मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे होते गए डेटा स्ट्रक्चर के, और उसके बाद मेरा गेट खत्म हो गया था, मेरा अच्छी रैंक आ गई थी। उसके बाद मेरे रियल जर्नी शुरू होती है कोडिंग की। अभी तक ऐसा था कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में मुझे कॉन्फिडेंस था, मेरे नोट्स प्रॉपर बना रखे थे। अब बात वहां आती थी कि मैं क्या इनको इंप्लीमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। प्रैक्टिस से ही होता है ना, आपको कॉन्सेप्ट बेटर समझ आते हैं। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वही मेरे साथ हुआ। तो उसके बाद जब मैं स्टार्ट करने वाला था, तो उससे पहले मेरे दोस्त ने मुझे राय दी कि यार तुम एसटीएल सीखो। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि भैया हम डीएसए कहां से सीखें। आरबीआई सर के लेक्चर तो फ्री है नहीं और ना ही अभी कहीं भी अवेलेबल है। तो यार इसका मैं अल्टरनेटिव अगर आपको बताऊं तो अभी जो बेस्ट चैनल मुझे लगता है वो है टेक यू फॉरवर्ड का, स्ट्राइवर भाई का चैनल है, आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। डीएसए का कोर्स बहुत ही डेप्थ में उन्होंने पढ़ाया है। मैं आपको उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना, बहुत ही बढ़िया पढ़ाया है। और रिद्धि दत्ता ने ग्राफ भी बहुत बढ़िया पढ़ाया, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एसटीएल बनना था, तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो वहां पे फिर मुझे दिक्कत आई कि यार एसटीएल का यूज क्यों हो रहा है। अगर मैं C++ में कोड लिखता हूं हर चीज का और एसटीएल का यूज नहीं करता हूं, तो मुझे शायद 100 से 150 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। मतलब एक इन जनरल केस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर मुझे स्टैक को भी इंप्लीमेंट करना है तो मे बी मुझे 40-50 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़े, लेकिन एसटीएल में वो एक लाइन में ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो वो चीजें मुझे समझ आने लग गई। ओके, तो फिर मैंने एसटीएल पढ़ा, वहां पे मैंने वेक्टर पढ़ा, मैपिंग पढ़ा, अनऑर्डर मैप पढ़ा, ऑर्डर मैप पढ़ा। तो उनके बीच का डिफरेंस पता चला। ये
बने क्यों हैं, ये कैसे बने, इनके पीछे का डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो वो चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ी। तो जब आप इन टॉपिक को भी पढ़ोगे, इनको भी डिटेल में पढ़ना। ओके, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने अननोन मैप पर एक वन लाइनर लिख दिया और आपको ये नहीं पता ये बना कैसा है, इसका ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू राउंड में आपको वो पूछा जा सकता है सीधा। तो उसकी नॉलेज अगर आपको है तो इसका मतलब है कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। तो मैंने भी वही किया, मैंने वो चीजें कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से पढ़ा और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे हाथ चीजें धीरे धीरे साइंस बनाना शुरू हुई। उसके बाद मैंने अपनी कोडिंग की जर्नी बिल्कुल स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैंने जो प्लेटफॉर्म पकड़ा था, एक चीज मैं पिछली वीडियो में मिस कर दिया था कि मैंने हैकर रैंक को पकड़ा था। उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म पकड़ा गीक्स फॉर गीक्स, वहां से मैंने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करी। तो सबसे पहले मैंने इजी लेवल के क्वेश्चन करे। और भाई जब आप स्टार्ट करते हो ना, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। मतलब मुझसे इजी लेवल के क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे, बन ही नहीं रहे थे। मतलब मैं डिप्रेशन में चला जाता था कि यार बेसिक क्वेश्चन नहीं बन रहे, मैं आईआईटी पहुंच चुका हूं, मेरा कैसा होगा, क्या मैं तुक्के से आईआईटी पहुंचा। मैं इस तरीके के थॉट्स मुझे आने लग गए, क्योंकि उसमें एरर आते थे। पहले तो होता था कि मैं लॉजिक सोच लेता था पर मुझसे इंप्लीमेंट होता ही नहीं था वो। ये बहुत होता होगा आपके साथ, कई बच्चों के साथ ये भी होता होगा कि उनसे लॉजिक ही नहीं बनता। तो मेरे साथ फर्स्ट वाला केस होता था, लॉजिक बन जाता था लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं पता था, क्योंकि प्रैक्टिस ही करी थी। तो उसके बाद मैं कोड देखता जाता था दूसरे बच्चों के, यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था। तो यार इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि जो भी क्वेश्चन आप देखते हो उसका कॉपी करो और यूट्यूब पे सीधा सर्च करो और उससे रिलेटेड वीडियो देखो, तो वहां से आपको समझ आने लग जाएगा। तो यार लेकिन वीडियो में जंप करने से पहले मैं अपना 20-25 मिनट अपना दिमाग लगाता था कि यार ये कैसे सॉल्व होगा। तो इजी लेवल के क्वेश्चन भी मुझसे नहीं हुआ करते थे। तो ये भी अगर आपके साथ हो रहा है तो यार ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल खुद को नेगेटिव मत सोचो। तो धीरे धीरे प्रोग्राम बनने लग गए। ओके, स्टार्टिंग में तो रन टाइम एरर आती थी, सेगमेंटेशन फॉल्ट आता था, तो पता चलने लग गया यार एरर किस चीज की वजह से आ रहा है। तो वो चीजें मुझे धीरे धीरे पता चलने लग गई कि कभी कॉमा छूट गया, कभी कुछ छूट गया। तो वो चीजें धीरे धीरे टाइम के साथ इंप्रूव होती गई। तो जब मैं इजी लेवल के क्वेश्चन में कब तक करता था, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक आजमाई। ठीक है, वो ट्रिक मैं आपको रिवील करूंगा अभी। तो यार मैंने ट्रिक क्या खेला अपने को कि मैं अपनी जो कोडिंग की जर्नी होगी उसको मैं एक गेम की तरह करूंगा। ठीक है, जैसे हम पबजी वगैरह खेलते हैं, मैंने कहा ये सेम टू सेम एक जैसी चीज है। ओके, तो मैंने जो सबसे पहले करा कि यार जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तब तक मुझे मजा नहीं आएगा इस गेम में। हर गेम में क्या होता है, हमारा किसी भी गेम में इंटरेस्ट कब आता है, जब उस गेम में अच्छा करते हैं। ओके, अगर हमें कोई गेम खेलना ही नहीं आता तो हम बोरिंग सा मानते हैं, यार नहीं मैं नहीं खेल रहा। ओके, यही होता है ना। तो यार इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गेमर्स लोग क्या करते हैं, कोई भी नया गेम आप जब भी पहली बार खेलोगे तो सबसे पहले आप इजी लेवल पर खेलते हो यार, अच्छा, ताकि इस व्यूअर को, जो भी मेरा ये है कस्टमर, इसको मजा आए। ओके, तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो कोडिंग जर्नी को भी ऐसी होगा कि पहले आप इजी लेवल के क्वेश्चन करो कि अच्छा इजी लेवल के क्वेश्चन बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब आपको करने में भी मजा आएगा कि हाँ मैं और ट्राई करता हूं, जैसे गेम में होता है। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गेमर क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट में वो आपको रैंकिंग देंगे कि यार अभी आप इस लेवल पे हैं, उसके बाद आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद इस लेवल पे। पबजी का मुझे याद नहीं है क्या क्या लेवल होते हैं, पर होते हैं। मैंने खेला थोड़ा बहुत पबजी, क्योंकि मैं अच्छा नहीं खेलता तो मेरा इसलिए छूट गया था इंटरेस्ट। ओके, लेकिन कोडिंग में मैंने बना लिया था कि यार मैं लेवल चढ़ता जाऊंगा। तो यार वहां मैंने सोचा कि यार आईटी गुवाहाटी में ना जो टॉप की रैंक है वो हासिल करते हैं यहाँ। ओके, तो मैंने ये एम बना लिया कि यार टॉप की रैंकों में चले जाएंगे। ये नहीं सोचा कि टॉप 1 में रहूंगा, ये कभी नहीं सोचा था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा यार स्टार्ट कर देता हूं। तो देखता था यार अच्छा आज करा तो रैंक इंप्रूव हो गई, थोड़ा और क्वेश्चन करे तो रैंक इंप्रूव हो रही है अपने कॉलेज में मेरी। तो वो और कॉन्फिडेंस देती रही है और वो थोड़ा एडिक्शन भी क्रिएट कर देती है कि यार और करूं और खुद को पुश करूं मैं। ठीक है, जैसे गेम में होता है। थर्ड होता है ग्रुप। यार जब हम ग्रुप में खेलते पबजी को क्या मजा आता है, अगर तुम अकेले खेलोगे तो उतना मजा नहीं आएगा। जब ग्रुप में दोस्त वगैरह के साथ खेलते तब अलग ही मजा आता है। वही सेम कोडिंग के साथ भी, अगर आपके साथ कोई है, आपका दोस्त है, वो आपको बैकअप, मतलब जब आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या फिर आप किसी दिन डाउन फील कर रहे हैं तो आपका दोस्त आपकी हेल्प करेगा, यार भाई कर। या फिर आप कहीं पर अटक गए, आप रिवाइव मांग रहे हो पबजी में, वहां पे आपका दोस्त आपको रिवाइव करने आएगा। तो वही सेम, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो कोडिंग में तो आपका दोस्त वहां पे आपको हेल्प कर सकता है। और सबसे चौथा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होगा कि पबजी में आपको मिलेगा विनर विनर चिकन डिनर। लेकिन ये जो ऐसा गेम है इसमें आपको सिर्फ एक बार जीतना है। ठीक है, आप इस गेम को 100 बार हार जाओ, 200 बार हार जाओ, 500 बार हार जाओ, लेकिन अगर इस गेम को एक बार जीत गए तो भाई जो आपकी प्लेसमेंट लगेगी ना वो आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड होगी। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस हुआ करता था उस टाइम पे कि एक बार हो जाए अच्छे से तो मेरे को तो कामयाबी मिल ही जाएगी। तो इस तरीके से इन चीजों को मैंने रिलेट किया और आगे बढ़ा। तो आप भी इन चीजों को रिलेट कर सकते हो। तो मैंने इजी लेवल के मैं इतने क्वेश्चन करता था कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए। उसके बाद मैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन करता था गीक्स फॉर गीक्स से। मीडियम लेवल के कौन कौन से क्वेश्चन करता था जिनमें टैग होते थे।
ओके जिन जिन में कंपनीज के टैग होते हैं मैं उन्हीं को करता था। और उसके बाद मैं हार्ड लेवल में भी सेम वही अप्रोच अपनाता था, जिन जिन में टैग है सबको करूंगा। और हाँ, ये बहुत नॉर्मल होगा कि आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अटकोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको नई एल्गोरिथम दिखने को मिलेगी। बस आपको ये मेक श्योर कर लेना कि आपके नोट्स प्रॉपर बने। ओके अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की थ्योरी पढ़ के कुछ भी क्लियर कर दूंगा, तो आप शायद गलत सोच रहे होंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रियल बैटल ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं अपनी कोडिंग जर्नी को और आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं इंटरव्यू पे आता हूँ। भाई साहब इंटरव्यू पे आया तो मुझे मेरी औकात पता चल गई। वहां तो मैं नंबर 1 बन चुका था गीक्स फॉर गीक्स में। यहाँ आया मेरी हालत टाइट हो गई, क्योंकि यहाँ कोडिंग का लेवल काफी बढ़ चुका था। तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे क्वेश्चन अटक रहे थे यहाँ भी। तो एक बार मुझे फ्लो समझ आने लग गया कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन। तो उसके बाद मैं जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी ना, उसमें मैं कंफर्टेबल होने लग गया धीरे धीरे। तो जब मैं कंफर्टेबल होने लग गया तो मैं जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं होते थे अब वो भी धीरे धीरे बनने लग गए। तो जब क्वेश्चन बनने लगे तो फिर वहां भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। तो वहां भी मेरे इंटरव्यू में भी टॉप 20 रैंक में आ चुका था ऑलमोस्ट IIT गुवाहाटी में। मैंने वो प्लेटफॉर्म भी कंप्लीट किया। उसके बाद मैं लीड कोड पे गया। लीड कोड में मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन किए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी क्वेश्चन करे कोडिंग के, कभी भी उसको फॉर लूप से मत करना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को इटरेटिव अप्रोच हमेशा अवॉइड करना, रिकर्सन वगैरह से करने की कोशिश करना। ओके ज्यादा फायदेमंद होगा आपको, क्योंकि वहां से आपकी अप्रोच बिल्टअप होगी। ये वाली मिस्टेक कभी मत करना। मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे यूट्यूबर आपको इटरेटिव मॉडल ही समझाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। रिकर्सिव मॉडल बेस्ट है। वहां से अगर आप सीखते हो तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। आपके पास अगर कोई नया क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको भी इजीली टैकल कर पाओगे। तो ये चीजें आपको एक पॉइंट मान लेना। तो जब मेरा ये सब कुछ कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए जो आईटीज में कंपनीज के द्वारा पूछे गए थे। तो मैंने वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो मेरे अराउंड 1200 के अराउंड क्वेश्चन हो गए थे। इसके साथ ही मैं जब अपने कॉलेज में गया था तो मेरे पास प्रोजेक्ट अर्लियर कोई था नहीं। तो सबसे पहले मैंने वर्बल रिकॉग्नाइजेशन का प्रोजेक्ट बनाया। तो वो मैंने C++ में बनाया था। वो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था और वो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बना था। उसके बाद जो मैंने सेकंड प्रोजेक्ट बनाया था वो मेरा चैट ऐप के ऊपर था, जिसमें फुली इंटीग्रेटेड चैट होती है। तो वो वाला प्रोजेक्ट भी काफी बढ़िया बना। इस तरीके से मैंने फिर अपना थर्ड प्रोजेक्ट बनाया। फिर फोर्थ प्रोजेक्ट जो मेरा सबसे मेजर प्रोजेक्ट था वो ब्लॉकचेन के ऊपर था, जिसमें मैंने वो ई वोटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा। और उसके साथ ही मैंने अपनी एक अप्रोच डाली थी, जिससे कि जो मेरा इंटरव्यूअर है वो इंप्रेस हो पाए। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो मैं ऐसा प्रोजेक्ट ना बनाऊं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ओके क्योंकि ई वोटिंग को बहुत लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, लेकिन मैं चाहता कि यार मैं उसमें कुछ अपना भी इनपुट डालूं, कुछ अपना थॉट डालूं कि उनको लगे कि यार ये बंदा ऐसा है कि जो खुद से सोच सकता है। तो वही मैंने सोचा कि यार अगर ये मेरा मेजर प्रोजेक्ट है तो इसमें मैं अच्छे से रिसर्च कर सकता हूं। तो मैंने अच्छे से रिसर्च भी करी और मैंने अपना भी पॉइंट ऐड करा उसमें, ताकि जो आने वाला बंदा है वो भी समझ पाए कि मेरे पॉइंट को कि अच्छा ये चीजें हैं इसमें, नहीं इसने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करा है, इसमें इसने खुद का भी एफर्ट डाला है। तो वही चीज मैंने अपने प्रोजेक्ट पे भी डाली। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि यार जब भी हम चीजें स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम चीजों को रटते हैं। अगर आप रट रहे हो ना, इट्स ओके। अगर मगअप कर रहे हो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उन चीजों को बार बार पढ़ोगे तो आपको समझना स्टार्ट हो जाओगे, आप समझना शुरू करोगे। अच्छा इस चीज का मतलब ये होता है, ओके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इसलिए यूज होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल इसलिए यूज होता है। फिर आप इसको थोड़ा और विजुअलाइज करोगे तो विजुअलाइजेशन पावर जब आपकी बढ़ती है तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। और लास्ट अगर आप उन चीजों को रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो तो भाई आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो जब मैंने यही सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी तो कंप्यूटर नेटवर्क ये मैंने गेट पे ऑलरेडी कवर कर चुका था, क्योंकि उसके पार्ट थे डीएमएस में कवर कर चुका था और उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर कर चुका था। और ऊप्स मैंने फिर से पढ़े, उसके कॉन्सेप्ट मैंने सौरभ शुक्ला सर से पढ़े थे। कंप्यूटर नेटवर्क आप गेट स्मैश सर से पढ़ सकते हो, डीएमएस आप संजय जैन सर से पढ़ सकते हो और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप सचिन जैन सर से पढ़ सकते हो, काफी अच्छा उन्होंने पढ़ाया है। और मैं तो बोलूंगा अगर आपका ध्यान सिर्फ प्लेसमेंट है तो वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी सीट को रिफर करें। इंटरव्यू की अपनी सीट है, वहां पे 40 से 45 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको रिफर कर सकते हैं और वहां से आप इजीली काफी कुछ सीख सकते हैं। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिस्टम डिजाइन पढ़ना था, तो सिस्टम डिजाइन के लिए मुझे पता था कि हाई लेवल सिस्टम डिजाइन, लो लेवल मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि लो लेवल एक डीएसए की तरह ही मुझे लगा। तो हाई लेवल जो होता है उसके लिए मैंने गौरव सेन सर की वीडियो देखी, तो उन्होंने भी काफी डिटेल में पढ़ाया है, तो आप उनको रिफर कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने पजल वगैरह सॉल्व करने शुरू करा। पजल आपको कहां से मिल सकते हैं? गीक्स फॉर गीक्स में मिल सकते हैं। और कहां मिल सकते हैं? आपको इंटरव्यू में भी मिल सकते हैं। पजल के 50 से 60 क्वेश्चन हैं, आप उनको करोगे ना मजा आएगा यार, मतलब दिमाग खुल जाता है उन्हें करके कि हाँ कि ये कुछ तो क्वेश्चन है, पजल होते हैं ना यार, मतलब फिक्स्ड है। अगर आप उनको पहली बार देखोगे तो शायद आप ना कर पाओ, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाता था मैक्सिमम को। ठीक है, अगर 50-60 रहे होंगे तो मैंने 10-12 ही मैक्सिमम खुद से करे होंगे, सच में। ठीक है, मैं सच ही बोलूंगा आपको कि मैंने खुद अप्रोच सोच ली, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन
जब आप उन्हें करने लग जाते हो तो आपको पता चल जाता है अच्छा इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो मैं इस टाइप से इस प्रॉब्लम को टैकल करूंगा। तो वही मैंने किया। लास्ट में आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश खराब है, आपको इतना आना चाहिए कि जो भी मेरा इंटरव्यू ले वो मेरी बात को समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या मैं अपना मैसेज जो है क्या मैं उनको कन्वे कर पा रहा हूँ। तो बस इतना आना चाहिए। उसके लिए आप या तो अपना फ्रंट कैमरा खोल लें और उसमें बात करें डेली, तो ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी टाइम के साथ। और वेब सीरीज वगैरह भी देख सकते हो या फिर आप नॉवल वगैरह पढ़ सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे तो वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। और लास्ट और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा, बी कंसिस्टेंट। ओके, अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें हमेशा याद रखना कि हम मे बी इस जर्नी में 100 बार फेल हो सकते हैं, 200 बार फेल हो सकते हैं, लेकिन बस मुझे एक बार पास होना है। जब मैं वो एक बार पास हो गया ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। यही मेरा थॉट हुआ करता था प्रोग्रामिंग जर्नी के दौरान कि कंपनियां काफी आएंगी, काफी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, काफी बार मैं फेल भी होऊंगा। ये आप सोच के रखो, ओपन रहो फेलियर के लिए। बस आप ये सोचो कि यार मुझे बस एक ही अपॉर्चुनिटी चाहिए जहां से मैं निकल जाऊंगा, ठीक है, जहां से ये पूरा लूप है से तोड़ के आगे निकल जाऊंगा। तो ये आपको अपना एक थॉट बनाना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और हम यार 100K के बहुत करीब हैं। जो भी लोग पहली बार चैनल में आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम 100K के बहुत ज्यादा करीब हैं, जल्दी से कर देते हैं। और अभी बहुत ज्यादा वीडियो आने वाली हैं। आप कह रहे थे भैया थोड़ा ब्लॉग वगैरह भी लाओ, कि अपना फर्स्ट सैलरी का ब्लॉग अगर चाहिए कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी लाएंगे फिर। और बहुत सारी वीडियो हम फ्यूचर में भी लाएंगे जो आपके लिए हेल्प करेगी। प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आएंगे, ब्लॉकचेन के ऊपर भी आएंगे, कोडिंग के ऊपर भी आएंगे। तो हर फील्ड को हम कवर करेंगे। और हाँ, गेट के ऊपर भी आएंगे। तो हर फील्ड को हम कवर करेंगे। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट में पूछो, स्पैम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.